की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों ने सरकार और एम्बेसी से गुहार लगाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया है। हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन पे फंसे हुए हैं। हम लोग रात भर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और एम्बेसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दिया, हम करें क्या? एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है। हम कहाँ जाएं मतलब? और हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। सेफ जगह जाना है। Hello, this is the current scenario of Ukraine right now. People are staying in the metro because this is underground and this is the most safest place according to them. And नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुणेश यादव आज आपके सामने फिर से एक नया मुद्दा लेके आया हूँ, या फिर हम कह सकते हैं कि आज का मुद्दा फिर से बड़ा हॉट है, और बाकी तो आपको पता है साहब, सब कुछ डॉट डॉट है जी। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है रूस और यूक्रेन के बीच में जो पिछले दिनों में देखने में आ रहा है, जो तनाव हो रहा है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार या नरेंद्र मोदी जी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है। वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं तो उनको लाने में, बच्चों को वापस अपने देश लाने में सरकार ने जो लापरवाही की है, तो इन तमाम चीज़ों पे एक एक करके बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रूस ने यूक्रेन पे जो कल ये हमला किया है तो उसके पीछे क्या वजह है। उसके कई मायने हैं, और रूस ने ये हमला अभी क्यों किया है। पहले रूस कुछ दिनों पहले हमला करना चाह रहा था, लेकिन उस समय चाइना में ओलंपिक्स चल रहे थे, तो चाइना और रूस का इस समय व्यापारिक समझौता हो रखा है। व्यापारिक रूप से दोनों मित्र हैं। हालांकि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रहा है, और जो यूक्रेन की स्वतंत्र 2-3 टेरिटरीज हैं जिनमें यूक्रेन का हस्तक्षेप थोड़ा सा कम था, तो उन टेरिटरीज पर रूस दबाव बना रहा है, या फिर अब ये कह लीजिए कि उनको वो स्वतंत्र कराना चाह रहा है। क्यों कराना चाह रहा है? क्योंकि अब रूस अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है, और इसके कई मायने हैं। पूरे विश्व में देखा जाए तो विश्व पटल में इसके कई मायने हैं। कई लोग, कई जो भविष्यवक्ता है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने खड़े हैं। तो क्या ये वाकई तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति है? मुझे लगता है तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका इसमें डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने इराक में और अफगानिस्तान में जिस तरह की मनमानी की थी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पे है। और अमेरिका का सहयोग देने वाले यूरोप के जो कंट्री हैं, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये लोग भी बैकफुट पे हैं। तो ये लोग इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, आर्थिक रूप से जो बैंक वगैरह है तो यहां से इनकी फंडिंग रोक सकते हैं, लेकिन इससे रूस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है रूस जो है वो इस समय अगर रूस को देखा जाए तो इस समय हथियारों के मामले में सबसे मजबूत देश है, और वो इसी चीज को यूज कर रहा है। और वो धीरे धीरे जो सोवियत रूस से, जो सोवियत संघ से जो भी देश अलग हुए थे, उन पे धीरे धीरे अपना आधिपत्य बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने अपने देश का संविधान बदला। व्लादिमीर पुतिन आजीवन वहाँ राष्ट्रपति हैं,
और काफ़ी समय से वो अपने आप को मजबूत करते आ रहे हैं। और ये एक तरीके से ये देखा जाए कि इस समय पुतिन इस दुनिया के सबसे मजबूत राजनेता हैं। वहाँ चाइना का भी जो रोल है वो भी संदेह के घेरे में डाल रहा है। चाइना भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि वो रूस का साथ दे, क्योंकि इस समय जो कोविड महामारी हुई है, तो कोविड महामारी से पहले का विश्व और कोविड महामारी के बाद के विश्व में बहुत फर्क आया है। कोविड महामारी से पहले जहां अमेरिका सबसे बड़ी अर्थ शक्ति था, आर्थिक रूप से सबसे मजबूत था, सैन्य क्षमता में सबसे मजबूत था, तो अब फर्क पड़ा है। अमेरिका इस समय सबसे मजबूत देश नहीं रहा है और कोविड के बाद से कहीं ना कहीं चाइना और रूस ये दोनों देश मजबूत हुए हैं। तो इसमें भी कई चीजें हैं, हालांकि हम लोगों को उसमें विस्तार से, मेरा जो उद्देश्य है वो उस विषय में विस्तार से जाने का नहीं है कि भाई कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि चाइना ने ही जानबूझ के ये कोविड महामारी पूरे विश्व में फैलाई है। हालांकि वो चर्चा का विषय नहीं है। हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि रूस जब इस तरह की गतिविधियां कर रहा था तो हमारा देश कहाँ था और हमारे देश का आगे क्या रोल होगा। जाहिर सी बात है कि हम रूस से अपने संबंध खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रूस के साथ सैन्य समझौते हैं। तो ऐसे में हमारे देश को क्या करना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारत सरकार इस समय पूरी तरीके से चुनावी मोड में है, जैसा कि पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि किस तरीके से कोविड की जो दूसरी लहर थी उसमें प्रधानमंत्री जी बंगाल सहित 4 राज्यों में चुनाव कर रहे थे और इधर जनता मर रही थी, लाशों के ढेर लगे थे, लाशों के अंबार लगे जा रहे थे, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लोग दवाओं की कमी से मर रहे थे। लेकिन शासक तो शासक है, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही त्रासदी अब इस बार भी देखने में आ रही है। जो मेडिकल की पढ़ाई करने जो छात्र गए हुए हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो करने छात्र गए, तकरीबन 24,000 छात्र वहां फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि चुनाव ज्यादा जरूरी है। चुनाव 5 साल में एक बार आता है, बच्चे तो आते जाते रहेंगे और कुछ बच्चों का अगर हमें बलिदान भी देना पड़े हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि राजधर्म पहले, राज्य पहले, राष्ट्र पहले और देशभक्ति बड़ी चीज है, जो हम आपसे पहले भी कहते रहे। वो बात अलग है कि जब खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 के दशक में, तब तीसरे मोर्चे की सरकार थी और 1,70,000 भारतीयों को निःशुल्क अपने देश में लाया गया था। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। जो पुरानी सरकारों ने जो काम किया था वो तो उनका धर्म था, वो तो उन्हें करना ही था। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके पास 2 ऐसे जहाज हैं जिनकी कीमत 8-8 हजार करोड़ रुपए की है। और अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो इन जहाजों से 24,000 छात्रों को सकुशल लाया जा सकता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इमरजेंसी लग चुकी है। सिर्फ 265 छात्रों को वहां से लाया गया है। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यूक्रेन में जो भारत मूल के बच्चे फंसे हुए हैं, जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, वो दुहाई दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब ढोल पीटने से कुछ नहीं होना है। रूस अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। रूस का काम था यूक्रेन पे हमला करना, वो कर रहा है। यूक्रेन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अपने देश को बचाने का काम ईमानदारी से कर रहा है। यूक्रेन ने अपने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। 18 साल से 60 साल के जो भी महिला या पुरुष हैं उन सबको सेना में भर्ती किया जा रहा है। और युद्ध, जहां तक हम लोगों ने देखा है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इस समस्या को, इसका समाधान बैठ के भी हो सकता था। अब एक प्रॉब्लम ये भी आ रही कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, तो इसमें जो ब्रिटेन और यूरोप के साथ साथ जितने भी तमाम देश हैं, तो वो डायरेक्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस युद्ध का क्या नतीजा निकलता है। क्या यूक्रेन सरेंडर कर देगा, क्या यूक्रेन हथियार डाल देगा, या फिर रूस अपनी मनमानी करेगा। अगर रूस अपनी इस मनमानी में कामयाब होता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बहुत सारी चीजें बदलेंगी।
कई जो अर्थशास्त्री हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का ऐसा असर होगा कि डीजल और पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ेंगे। जैसे कि आज देखने में आया है, कल जो रूस ने युद्ध छेड़ा है, तो उस युद्ध से सिंगल डे में, एक दिन में शेयर मार्केट लगभग 2700 पॉइंट नीचे गिरा है। तो अगर ये युद्ध चलता रहा तो निश्चित तौर पे शेयर मार्केट गिरेगा, लोगों का पैसा डूबेगा, आर्थिक कमजोरी आएगी हमारे देश में, और डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो बताने की बात नहीं है कि महंगाई की मार और बढ़ेगी। क्यों? और पिछले कोविड की जो त्रासदी 2 साल से हमारा देश झेल रहा है, इस 2 साल की त्रासदी में जहां हमारी जीडीपी माइनस में जा चुकी है, जहां जो घरेलू रोजमर्रा की कीमतें हैं, जो सामान की कीमतें हैं, वो कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, 2 गुनी 3 गुनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी दर 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है, महंगाई सूचकांक बेतहाशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम चीजें हैं। इन चीजों पे हम कई बार बात कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है हमारे 24,000 बच्चे। आखिर उनका कसूर क्या था? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, या हमारे देश की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि समय रहते हम अपने 24,000 बच्चों को सकुशल देश में ला सकते? इसके पीछे एक और वजह है, इंडियन एयरलाइंस जो इकलौता सरकारी व्यवस्था थी, उसका भी निजीकरण हो गया। तो अब निजी कंपनियां तो लाने से रही, जो निजी कंपनियां हैं, जितने भी निजी एयरलाइंस कंपनियां हैं, वो क्यों लाएंगी? वो आपदा में अवसर ढूंढ रही हैं। जो टिकट यूक्रेन से, लोग बताते हैं, जो यूक्रेन से जो टिकट 24,000 या 20,000 का टिकट था, वही टिकट अब प्राइवेट जो हवाई कंपनियां हैं, इन्होंने 60,000 80,000 का कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की बात को सभी लोग फॉलो करते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं, उन्हीं की बातों का अनुसरण किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपदा 24,000 बच्चों के लिए है, अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि राज्य सत्ता का सुख, ये बड़ी चीज है। जाने तो जाती रहेंगी, कोविड में भी जाने गई थी, इससे पहले भी हमारा जो शासक है वो ऐसा है, उसके लिए लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि धर्म की चाशनी, राष्ट्रवाद, ये बड़ी चीज है। और मोदी जी ग्रेट है, मोदी जी जो करें वो ठीक है। मोदी जी ये कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग वहां भेजे जा रहे हैं, जो वहां पे जाकर युद्ध में शांति फैलाएंगे। अब देखने वाली बातें हैं कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, क्या कोई राजा, क्या कोई प्रधानमंत्री इतना क्रूर और इतना स्वार्थी हो सकता है कि वो अपने, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बच्चा हूं और मैं आप सबका सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, और मेरे देश की जनता मेरा परिवार है और मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है, तो क्या कथनी और करनी में फर्क, फिर से ये फर्क देखने में आ रहा है, जैसा कि पहले देखने में आया था। किसानों का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर जगह प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में फर्क देखने में आया है। तो यहाँ पे जो अहम प्रश्न है वो ये है कि क्या उन 24,000 बच्चों की जिंदगियों को आपने तलवार की नोक पे रख दिया है, हाशिए पे रख दिया है? क्या उन बच्चों की जिंदगियों का कोई मोल नहीं है? उन बच्चों का आखिर कसूर क्या है? क्या उनका इतना हक नहीं बनता है कि उनके देश की सरकार उनको सकुशल अपने देश वापस लाए? क्या उनके परिवारों ने प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं दिया? क्या प्रधानमंत्री जी विदेश में यही डंका बजा के आए थे, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है? तो ये कैसा विश्व गुरु भारत को बनाया गया? कैसे प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि विदेश में बनाई है? क्या काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्या काम नहीं किया है? ये तमाम सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग इन बातों पे गौर करेंगे,
मैं अपनी बातों को बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से ना करते हुए यही ख़त्म करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे 24,000 बच्चे हैं, ईश्वर उनको सकुशल रखे। उनके परिवारों को इस समय बहुत ही ज़्यादा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक जान की बहुत कीमत है। देखिए, सब कुछ वापस आ सकता है, रुपया पैसा वापस आ सकता है, सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो जान जाती है उस जान की कोई कीमत नहीं होती है। हमारे देश ने इस तरह की त्रासदी झेली है। मैं किसान आंदोलन में रहा हूँ, लगभग 700 किसानों ने वहाँ शहादत दी है। लखीमपुर खीरी का भी वो मंजर हमने देखा है, तो मुझे गहराई से मालूम है कि जो वो 700-800 जाने गई थी कि उनके परिवारों पे अभी क्या गुजर रही है। प्रधानमंत्री जी ने अब तक उन परिवारों को मुआवजा नहीं दिया, उनके परिवारों में किसी को नौकरी नहीं दी है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी एक चीज देने में माहिर है, वो है झूठे आश्वासन। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री जी अब उन 24,000 बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं, या फिर अभी 3 फेज के चुनाव रह रहे हैं, चुनाव में व्यस्त रहेंगे, या फिर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 10 मार्च को बाद उनकी जो कुंभकर्ण वाली नींद है, हो सकता है वो कुंभकर्ण वाली नींद खुले। और तब तक मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि देर ना हो, वो बच्चे सकुशल रहें। इन तमाम सवालों के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं। अगर मेरी बातें आपको ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस गूंगी बहरी निकम्मी मौन सरकार तक बात पहुंच सके। और मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा।